देखिए, सबसे दुखद स्थिति ये है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और एक न्याय के लिए जिस प्रकार के गुहार लगाना पड़ा और उसे मौत को गले लगाना पड़ा, उसके बाद भी मैं समझता हूँ ये असंवेदनशील सरकार, मैं जरूर कहना चाहूँगा असंवेदनशील, मैंने इसलिए कहा कि क्या इसके लिए क्या किसी को न्याय पाने के लिए मौत को गले लगाना पड़ेगा, यह प्रश्न ये। और सत्ताधारी दल की महिला को अगर इस प्रकार की चीजें सामने जब देखने को मिली तो आम लोगों की बातें क्या है। आज भी जिस प्रकार उड़ीसा में 40,000 जो महिलाएं गायब हुई हैं, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये एक झकझोरने वाली बात है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है, महिलाओं के उत्पीड़न के संदर्भ में बातें हैं। आज मैं समझता हूं कि ये इसके लिए केवल ये दोषारोपण की बातें नहीं है, ये पूरे देश को आज समझना होगा, जितने भी जो प्रशासन में है, जो सत्ता में है, उनके लिए ये एक मैं समझता हूँ झकझोरने वाली बात है कि हमारा सिस्टम कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं। और सत्ताधारी दल को तो मैं समझता हूँ उनके लिए सबसे शर्मनाक और बातें है। आज अगर राहुल जी इन बातों को लगातार अगर इंगित करें, उन्होंने कहा भी है सिस्टम के द्वारा हत्या की उन्होंने बातें की है, तो कहीं से भी गलत नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि भाई आज ऐसी स्थिति क्यों आ पड़ी, वो लगातार न्याय की गुहार लगाई है, जब नहीं हुआ तो उसने आग लगा ली है। इसलिए मैंने कहा कि ये सिस्टम के द्वारा एक हत्या की गई है। सर, आप कैसे देखते हैं जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके एक बार कांग्रेस पे और गांधी परिवार पे निशाना साधा, कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के परिवार का अमेरिका के आगे सरेंडर। नेहरू जी ने 1963 में उड़ीसा का चरबटिया एयरपोर्ट अमेरिका को दे दिया। गुलामी और देश बेचने तोड़ने की मानसिकता ने हमें पाकिस्तान की तरह अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया। ये काला अध्याय मन विचलित करता है, व्यथित करता है। मैं जरूर कहना चाहूँ निशिकांत दुबे जी को वक्तव्य देना चाहिए आज के दिन में, जो चाइना से संबंध के बारे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे, और ट्रंप ने जो 22वीं बार कहा है उसके बारे। लेकिन मैंने कहा कि पुरातत्व शास्त्री लोग होते हैं ना, ASI के जो अफसर हैं, निशिकांत दुबे जी का वक्तव्य वही होता है। आज भी उनकी कोई गलती नहीं है। मैं गलती इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब के कब्र उखाड़ती है, ये पुराने आज भी पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास करती है। गड़े मुर्दे का मतलब ये है कि तथ्यों से परे होके केवल आरोप लगाने के लिए, और ये मैं कहता हूं कि ये स्कूप न्यूज बनाना चाहते हैं मीडिया में इन बातों का, जिसका कोई बहुत प्रासंगिकता नहीं है। आज भी जो इश्यूज हैं, ये निशिकांत दुबे जी इसके बारे, उड़ीसा में महिला के साथ जो उसके बारे क्यों नहीं बोल रहे हैं, आज चाइना के बारे क्यों नहीं बोल रहे हैं, आज हमारे अमेरिका के साथ जो संबंध उसके बारे क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो प्रासंगिक है, जो वर्तमान में जो चीजें उसके बारे में बोलना चाहिए। लेकिन मैंने कहा अतीत में झांकने की इनकी पुरानी आदत है, इसलिए मैंने कहा इनको तो राजनीति से ज्यादा मैं समझता हूँ ASI के इनके अफसर होना ज्यादा बेहतर होता। ये आज भी उनमें जहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर बने ज्यादा बेहतर है। सर, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा कि बहुत सक्सेसफुल रहे वार रुकवाने के लिए हम लोग, और पाकिस्तान और भारत जो हैं वो अगले एक हफ्ते में, जब युद्ध चल रहा था उससे अगले हफ्ते में न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ जाते। जिस तरीके से वो आगे रहा था और वो बहुत बुरा होता। हमने ट्रेड के थ्रू ये किया, हमने साफ कह दिया कि हम जब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आप ये नहीं रोकते, और उन्होंने रोका। मैंने कहा कि लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, जयराम रमेश जी, हमारे संचार प्रमुख ने लगातार इन बातों को इंगित किया है कि सीज फायर किन शर्तों पे, और हमारे एक जो सॉवरेन कंट्री है उसमें हस्तक्षेप क्यों है। इसके बारे आज ना मोदी जी ना हमारा विदेश मंत्रालय, ये कोई हमें देश के समक्ष अपनी बातों को रख नहीं रहा है। और इसलिए हमने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर सरेंडर मोदी बन गए हैं तो राहुल जी ने गलत क्या कहा है, हम इतना झुक क्यों गए हैं। आज हम इंदिरा जी का नाम इसलिए लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार के अड़ के, चाहे कोई बेड़ा आप भेजो, हमारा जो राष्ट्र हित में जो है वो कदम हम उठाएंगे। लेकिन ये तो अपना स्वयं भी विश्व गुरु बने हुए हैं, स्वयं भी 56 इंच का सीना बोले, लेकिन ये खोखला भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आज भी नरेंद्र मोदी जी वो न केवल अमेरिका लेकिन चाइना के समक्ष भी सरेंडर कर चुके हैं। सर, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है भारत अलायंस की, इंडिया अलायंस की, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मीटिंग हो, क्योंकि बिहार का चुनाव भी पास आ रहा है, BMC के इलेक्शन है। और ये भी उन्होंने कहा कि
और सारे इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर पर होने चाहिए। देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगा जो इंडिया अलायंस के जो मीटिंग है वो होना चाहिए उससे बहुत, क्योंकि ये एक विचारधारा के साथ हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं और न केवल चुनाव के मद्देनजर मेरे राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिनके बारे चर्चाएं आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सारे लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, तो उनको उनके बारे चर्चाएं होनी चाहिए। और ये केवल चुनाव का वक्त ना हो, लेकिन टाइम टू टाइम इसमें बैठक होना चाहिए। लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर हैं इन चीज़ों को देखते हुए निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेंगे हैं। सर, इसके अलावे जो है सीधे तौर पे जो बिहार के अंदर हालात हैं उसको लेकर तेजस्वी यादव ने जो है आड़े हाथों लिया है प्रधानमंत्री को और राज्य सरकार को। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपना टेलीप्रॉम्प्टर देखकर हटाए, अपने दिमाग से सोचकर बात कर बयान दिया करें। और बिहार की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? क्या वो अपनी कंसर्न जाहिर करेंगे या सिर्फ भाषण ही देते रहेंगे? उन्होंने कहा कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और जो मुख्यमंत्री हैं वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में हैं और वो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं और प्रधानमंत्री ही रिमोट कंट्रोल के थ्रू इसको संभाल रहे हैं। और वो बन गए हैं अपराधी, वो सम्राट बन गए हैं पूरे बिहार के अंदर और जीत रहे हैं। निश्चित रूप से आज अगर राहुल जी ने क्राइम कैपिटल बिहार को बोला है तो ये अक्षरशः सही आपके समक्ष सामने चीजें हैं। और ये बात जरूर कि प्रधानमंत्री जी चाहे मणिपुर की मौन हो जाते हैं, बिहार की घटना उसके बारे में मौन हो जाते हैं। ये अलग बात है कि पहलगांव की घटना के बाद वो बिहार चले जाते हैं लेकिन पहलगांव कश्मीर नहीं जाते हैं। तो आज भी प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? वो सत्ता केवल चाहते हैं, आम लोगों की सुरक्षा या नागरिकों की सुरक्षा इसके बारे में वो मौन हो जाते हैं। तो तेजस्वी जी ने सही कहा कि प्रधानमंत्री जी वो शब्दों के वीर ना बने, कोई एक्शन भी लें। और यहाँ तो वो तो शब्दों के माध्यम से भी अपनी भावनाएं या चीजें नहीं कर रहे हैं, चाहे मणिपुर की बातें हो चाहे बिहार की बातें हो। सर, एक शुभम जो है शुक्ला वो आज जो है वापस लौट रहे हैं एक सफल अभियान के बाद। किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का क्षण है और शुभम शुक्ला जी के मैं समझता हूँ सारे मंगल कामनाएं हमारी है, पूरे देश उनके मंगल कामना कर रही है कि वो सकुशल सारी चीज़ें और उन्होंने जो ज्ञान वहाँ हासिल किया है, स्पेस में जो चीज़ें उन्होंने देखा है, जो चीज़ें महसूस की है, न केवल भारत के लिए वरन पूरे मानव समुदाय के लिए उन ज्ञान का, उन जानकारी का उपयोग हो और हम बेहतर कर पाए। और एक जिसे कहा जाए साइंटिफिक टेम्पर जिसे कहता है, जिसके माध्यम से मैं साइंटिफिक टेम्पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसी के माध्यम से हम न केवल एक तर्क और विवेक के माध्यम से ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं। सर, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, जो तस्वीरें कल जम्मू कश्मीर से सामने आई कि जो मज़ारे शुहदा पे जाना था मुख्यमंत्री को, उसको लेकर उन्हें दीवार फाड़नी पड़ी, पुलिस के बीच में उनके सफल हुआ और ये हुआ। तो उसके बीच में बीजेपी की तरफ से जो नेता विपक्ष जम्मू कश्मीर में हैं सुनील शर्मा, एलओपी जो है सुनील शर्मा, उन्होंने कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक चुनावा मुख्यमंत्री इस तरीके से दीवार फांगता है और पुलिस के साथ जो है वो इस तरीके से झड़प होती है। और हम खुद कानून बनाने वाले हैं, अगर हम खुद ही अपने हाथ में कानून लेंगे तो नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे, हाथ में पत्थर लेंगे और प्रोवोक होंगे। और इस तरीके से जो हरकत मुख्यमंत्री ने कही है ये प्रोवोक करती है पुलिस के साथ झड़प के लिए। दो चीज़ें हैं, मैं आज भी जरूर कहना चाहूँगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति क्या सरकार का रवैया कैसा है, एक प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी हनन है और साथ ही साथ मानवाधिकार का भी। मैं इसलिए कहूँगा कि लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, लेकिन जिसे कहा जाए, आज भी कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र पे क्या सत्ता हावी हो जाएगा? क्या सत्ता के द्वारा हम इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं? महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए हमने कहा कि उन चीज़ों को एक संसदीय परंपरा, जिसे मैं संसदीय परंपरा इसलिए कर रहा हूँ कि एक लोकतांत्रिक पद्धति होती है, उसके मूल्य हैं, उसका पालन करना हमारी जिम्मेवारी बनती है।